नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। रायपुर में बीती रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 का उपस्थापन बाबत और छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वर्गों के लिए उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान और रियायतें घोषित की गई है। राज्य में बृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019 और 24 के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन को लेकर नियम 2019 को लेकर भी निर्णय लिया गया है। आज कैबिनेट की 55वीं बैठक हुई है और बहुत ही संक्षिप्त बैठक हुई। उसमें बहुत ज्यादा कोई विषय थे नहीं। पहला मुद्दा था उसमें जो प्रथम अनुपूरक अनुमान के संबंध में कुछ संशोधन था, तो वो उसमें पारित किया गया है। बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक इसलिए नहीं बताया जा सकता कि विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है। दूसरा ये कि जो नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में जो प्रभावित लोग थे और उनको राखी के परियोजना प्रभावित को पात्रता के अनुसार बाड़ी और खुली भूमि प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। देखिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप नामदेव जी, कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक रखी गई थी और इस बैठक में मंत्रिमंडल के अध्यक्ष और सभी प्रतिनिधि मौजूद थे। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी मंत्रीगण उपस्थित थे और डिप्टी सीएम टीएस बाबा भी उपस्थित थे। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आपको बता दें कि जो एक प्रथम अनुपूरक अनुमान 2023-24 का उपस्थापन बजट विधेयक के अनुरोध को अनुमोदन भी किया गया है और नवा रायपुर नगर विकास प्राधिकरण के पुनर्वास योजना के अंतर्गत 5-5 के अनुसार भी कई ऐसे जो अहम मुद्दे थे उन पर भी 5 मुद्दों पर मुहर लगी है। देखिए, 2023 की अगर बात करें तो चुनाव बहुत ही नजदीक है। ऐसे में सरकार की मानी जाए तो एक लास्ट कैबिनेट की बैठक थी जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि बता दें आपको कि 18 जुलाई से 21 जुलाई तक विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, जिसके चलते बैठक ली गई और बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदीप जी, बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं? जी, आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न वर्गों के उद्योग स्थापना हेतु प्रकरण छूट, अनुदान एवं रियायती घोषित की गई थी, उस पर 2019 से 24 के अंतर्गत विशेष निवेश रजिस्ट्रेशन जो उसके जो पैकेज थे उस पर भी समावेशित कर निर्णय लिया गया है और छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समुदाय जिला बिलासपुर के लिए आवंटित भूमि भी प्रदान की गई है और भी कई बड़े निर्णय सरकार के द्वारा कर लिए गए हैं। रहिए आप और रुक करते हैं अगली खबर के। और खबर आपको बता दें कि रायपुर से है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सीएम भूपेश बघेल की यात्रा को लेकर। आपको बताते कि राशि वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। साथ ही आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों से संवाद करेंगे और जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाविद्यालय का वही लोकार्पण करे हैं और आपको बता दें कि एनआईटी रायपुर में चयनित छात्रों के राशि वितरण कार्यक्रम में होंगे शामिल और योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे रायपुर से। आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रम में हुए शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाविद्यालय का किया है लोकार्पण। आपको बता दें कि एनआईटी रायपुर में चयनित छात्रों के राशि वितरण कार्यक्रम में हुए हैं शामिल और योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को सौंपे हैं नियुक्ति पत्र। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों से संवाद किए हैं और जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। और लगातार प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप नामदेव, जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट है?
किन किन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी के जो 3-4 प्रोग्राम थे उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह अभी थोड़ी देर बाद दोपहर 12:30 बजे के समथिंग राजधानी रायपुर से रवाना होंगे, जांजगीर जाएंगे। जांजगीर में जो एक प्रोग्राम है जिला साहू समाज का तो उसमें शामिल होंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर चांपा के जो निजी कार्यक्रम है उसमें भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामी आत्मानंद शास्त्री अंग्रेजी महाविद्यालय कांकेर का लोकार्पण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमर लक्ष्य कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए NIT रायपुर में जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनको कॉलेज की फीस हेतु जो उत्कृष्ट छात्र हैं उनके लिए भी राशि की सहायता, जो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को राशि प्रदान की और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत जो हितग्राही हैं उनको नियुक्ति पत्र भी सौंपा। प्रदीप नामदेव, आप हमारे से जुड़े रहिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बस्तर सांसद दीपक वैज को छत्तीसगढ़ का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है और आदिवासी चेहरे की जगह नए आदिवासी चेहरे को जगह मिली है। पिछले कई महीनों से मोहन मरकाम को हटाए जाने की चर्चा हो रही थी। आखिरकार अब आदिवासी नेता दीपक वैज को प्रदेश की कमान सौंपी गई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दीपक वैज को बधाई दी है और मोहन मरकाम के सफल नेतृत्व का आभार जताया है। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दूसरी बार बड़ा फेरबदल किया है और इससे पहले कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं प्रदीप नामदेव जी से। प्रदीप नामदेव, क्या कुछ अपडेट है? लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फेरबदल कर रही है अपनी पार्टी में, इसको लेकर दूसरी बार भी की गई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी एक बड़ा बदलाव कर रही है। अब कल देर रात्रि कांग्रेस में जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम उनको हटाकर बस्तर जो सांसद हैं दीपक वैज को बना दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष। PCC के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज को बनाया गया और इसके पहले जो डिप्टी CM है उसके पहले TS सिंहदेव को डिप्टी CM भी बनाया गया और इसके पहले जो भाजपा में नंद कुमार शाह थे उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त किया गया। तो देखिए चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में 3 बड़े बदलाव हुए हैं। अगर दीपक वैज की बात करें तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। 2013 में दीपक वैज विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद उन्होंने 2018 में लोकसभा का सांसद लड़ा था, सांसद का चुनाव लड़ा था, उसके बाद सांसद है। बस्तर से सांसद है दीपक वैज और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सत्ता और संगठन को किस तरह से चलाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बड़ा कोई चेहरा है नहीं। तो ऐसे में देखिए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की काफी दिन से चर्चा चल रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव होगा, क्योंकि देखिए काफी दिनों से प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और सत्ता और संगठन दोनों की जिम्मेदारी, दोनों के जो रिलेशन है वो बैठ नहीं पा रहे थे। तो इसके चलते कल एक बड़ी नियुक्ति की गई है और प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज को बनाया गया है। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए प्रदीप नामदेव आपके बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक वैज को ट्वीट कर वह नए दायित्व के लिए बधाई दिया है। वहीं निर्वतमान अध्यक्ष मोहन मरकाम का संगठन सफल नेतृत्व करने के लिए आभार जताया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल कर दिया है और प्रदेश पार्टी की कमान अब बस्तर के आदिवासी नेता और सांसद दीपक वैज को सौंप दी गई है। उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है और पार्टी नेतृत्व ने अब तक के कार्यों के लिए उनके योगदान की सराहना की है। खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर ट्वीट कर तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के 4 माह पहले हार के डर के कारण ही एक तरफ सीएम बघेल को आधी कुर्सी बांटनी पड़ रही है और दूसरी तरफ संगठन के अध्यक्ष को बदला जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि 2023 विधानसभा चुनाव कांग्रेस की हार सुनिश्चित है और जनता अब कांग्रेस के 4.25 साल का कुशासन पर कड़ा निर्णय लेने वाली है।
खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को पद से हटाया है, ये केवल मोहन मरकाम जी का अपमान नहीं, पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। उन्होंने सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया है और इसके कारण उन्हें पद से हटाना पड़ा है। लगातार कांग्रेस में मोहन मरकाम को अपमानित होना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उनके संवैधानिक अधिकारों का उपयोग नहीं करने दिया जा रहा है और साथ ही कहा गया है कि उनके द्वारा की गई नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। जी हमारे सांसद साथी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं, पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मोहन मरकाम जी को पद से हटाया है, ये न केवल मोहन मरकाम जी का अपमान है बल्कि एक आदिवासी बेटे का भी अपमान है। उन्होंने अपने सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया, इसके कारण से उन्हें पद से हटना पड़ा और लगातार मोहन मरकाम जी को कांग्रेस के अंदर अपमानित होना पड़ा। उनके संवैधानिक अधिकारों को भी उपयोग उन्हें करने नहीं दिया। खबर जगदलपुर से है, जहां करीब 2 दशकों पहले लोगों की सहूलियत के लिए दूध प्लांट लगाया गया था और पहले ये सांची दुग्ध के नाम पर यह संचालित होता था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इसका नाम बदलकर देवभाग कर दिया गया। और बता दें कि गांव सेमरा में चल रहे दूध प्लांट से ग्रामीण परेशान और नाराज है। ग्रामीणों का आरोप है कि दूध में लगातार मिलावट हो रही है। खबरों 15,000 लीटर दूध आता है, लेकिन यहां से लगभग 18 से 20,000 लीटर दूध की सप्लाई होती है। लोगों का यह भी कहना है कि दूध में मिलावट होती है और जिससे लोगों के स्वास्थ्य और जान को खतरा है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और एक्चुअली ये दूध डेयरी सन 1980-81 में बना जी, जब सांची के दूध के नाम पे था, जब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट थी जी। उसके बाद 2002 में, उससे पहले सांची में भी पूरा अनेक घर घर कलेक्शन होता था, गांव-गांव जाते थे और यहाँ दूध समिति के माध्यम से लाते थे जी। और श्वेत क्रांति के नाम से सांची का दूध सच्चा दूध के नाम पे ब्रांडिंग भी चलता था, रेडियो में भी आता था। अभी क्या है, वो सब 2002 बाद छत्तीसगढ़ सरकार अलग होने के बाद नया 2012 में देवभोग, सांची से अलग होकर देवभोग बना। 2012 में अलग हुआ। तो पहले परियोजना था सर जी, है ना, अभी अर्थशास्त्र है, अभी मर्यादक में है अभी। अच्छा, पहले शासकीय था, अभी मर्यादिक में है। और अभी ये जो दूध डेयरियां है वर्तमान में, ये किसानों से समिति बनाने के माध्यम से, क्योंकि बस्तर के किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, जिसमें दूध को लेके यहाँ एकत्र करता था। आज यहाँ दूध वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता, सब रायपुर, पखांजूर, सिलतारा, रायपुर से यहाँ दूध आता है। खबर जगदलपुर से है, जहां करीब 2 दशकों पहले लोगों के सहूलियत के लिए दूध प्लांट लगाया गया था और पहले यह सांची दुग्ध के नाम से संचालित होता था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इसका नाम बदलकर देवभाग कर दिया गया। बता दें कि गांव समेरा में चल रहे दूध प्लांट से ग्रामीण परेशान और नाराज है। ग्रामीणों का आरोप है कि दूध में लगातार मिलावट हो रही है। खबरों की माने तो प्लांट में 2 दिन के लिए 15,000 लीटर दूध आता है, लेकिन यहां से लगभग 18 से 20,000 लीटर दूध की सप्लाई होती है। लोगों का कहना है कि दूध में मिलावट होती है और जिससे लोगों के स्वास्थ्य और जान को खतरा है, लेकिन इसके सूद लेने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि खबर जगदलपुर से है, जबकि दूध प्लांट में अनियमितता को लेकर लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है और लगातार अनियमितता से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बलरामपुर पुलिस चैन स्नैचिंग करने वाले महिला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान उन्होंने चोरी का माल खरीदने वाले दुकानदार और एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सोने के आभूषण के साथ ही एक गाड़ी भी जब्त की है और दरअसल कई दिनों से पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि जिले के साप्ताहिक बाजारों में कुछ महिलाएं चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए अलग अलग टीमों का गठन किया और सभी को गिरफ्तार कर लिया।
थाना को एक चोर गिरोह से अपना गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। ये चेन स्नैचिंग का महिला गिरोह है जो गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में 6 सदस्यीय महिला और उसके साथ में उनका बोलेरो वाहन और उसका एक चालक गिरफ्तार हुआ है। इस पूरे प्रकरण में हर उस वाहन के माध्यम से बाजार जाकर के महिलाओं के द्वारा चेन स्नैचिंग का चोरी का वारदात किया करते थे। बलरामपुर जिले के गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के आपको बता दें कि वार्ड फनर अनुभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार को यूसीसी के विरोध में लिखित ज्ञापन सौंपा गया है और संघ की मांग है कि यूसीसी के लागू होने से हमारी पारंपरिक रीति रिवाज सहित कई तरह के संवैधानिक अधिकार हमसे छिन जाएंगे। और इसके विरोध में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे नगर में रैली निकालकर वाड्रफ नगर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई है। वहीं संघ ने क्षेत्र के अन्य कई समस्याओं के बारे में अधिकारियों को अवगत कराते हुए वाड्रफ नगर विकासखंड के ग्राम पंचायत में अवैध रेत खनन को भी जल्द बंद करने की मांग की है। समाज के अन्य लोग भी थे और सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के विरोध में उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक ज्ञापन और दिया है जिसमें स्थानीय समस्याओं के बारे में जो है निदान करने के लिए आवेदन किया गया। हमने उनको उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है कि आप समय निकाल करके आप टाइम में बैठें हमारे साथ, चर्चा करके जो चीज़ें हमारे स्तर की होंगी करने लायक उनको निश्चित करते हुए और जो ऊपर स्तर से निराकरण होने योग्य है उसके लिए हम जो है अपने उच्चाधिकारियों को पत्रांकित करेंगे। ये जीएसयू का नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था जो केंद्र सरकार के द्वारा कुछ दिन पूर्व में घोषणा किया गया कि भारत में समान नागरिकता संहिता कानून लागू करना है और वह कानून अगर जो हमारे देश में लागू होगा तो हमारे आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार है वो हनन होगा और हमारे आदिवासियों पे गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसका आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार है, रूढ़ी प्रथा है और परंपरागत जो कानून व्यवस्था है वो खत्म हो जाएंगे। भारत देश में अनेक जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग सबका रीति रिवाज और संवैधानिक अधिकार आदिवासियों का है। तो अगर ये समान नागरिकता कानून अगर लागू होता है तो ये आदिवासियों को ये इनका रीति रिवाज धर्म संस्कृति जो है ये पूरा हनन होगा, इनका पूरा मतलब हनन होगा। इसलिए तो जैसे पेशा कानून हो गया या फिर जो संवैधानिक अधिकार है ये सारा समान हो जाएगा तो इन लोग को जो आरक्षण है वो छूट मतलब खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। कुम्हार समाज कल्याण संघ बीजापुर जिले के कुम्हारों की पंजीकृत संस्था है जहां पे मैं आपको बता दें कि समाज के कई मुद्दों पर भोपालपट्टनम ब्लॉक के ग्राम पंचायत तमेड़ में बैठक का आयोजन किया गया और समाज के कमियों को दूर करने के साथ ही सामाजिक एकता और आगामी दिनों के कार्यों पर समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में विस्तार से चर्चा हुई। अब सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि महाविद्यालय का लोकार्पण भी किए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और एनआईटी रायपुर के छात्रों को भी राशि वितरण किए हैं। आपको बता दें कि रायपुर से खबर है जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि महाविद्यालय के लोकार्पण में भी शामिल हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की भी शुरुआत हम लोग को करना है तो उसकी भी तैयारी हम लोग शुरू कर दें। अब क्योंकि बरसात तो पहले तो डरा दिया था
लेकिन बाद में गिरा। पर्याप्त बरसात हो चुकी है, फसल बुआई और नर्सरी देने, थरहा देने का काम भी अभी तेजी से चल रहा है। कुछ जगह जो पहले से नर्सरी तैयार कर लेते अब रोपाई भी कर रहे हैं। तो सभी किसान भाइयों को भी मैं बधाई देते हुए ये जरूर अपील करूंगा कि हर गांव में मुनादी करके रोका छेका का काम तत्काल प्रारंभ, उसका निर्देश दिया जा चुका है, उसको भी कर दें ताकि हमारी फसल का नुकसान न हो। सड़कों में मवेशी बैठे रहते हैं, उससे भी एक्सीडेंट होता है, उससे भी बचा जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बधाई शुभकामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।